है दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बेस शेयर हम कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग मेथड से, जो फॉर्मूला है बेस शेयर कैलकुलेट करने का, उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। उस फॉर्मूले को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को समझेंगे और उनकी क्या वैल्यूज़ होती है उसको जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एच पर इंडेक्स स्टैंडर्ड 1893 2016 बेस शेयर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा रिकमेंडेशन कोड ने दिया है, दैट इज़ बेस शेयर इज इक्वल टू AH इंटू मास, दैट इज सिस्मिक वेट। नाउ AH क्या होता है, उसके पहले हम एक सिंपल सा फंडामेंटल समझ लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो यही चीज़ स्टार्ट करता है कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और यहीं पे हमारा जो बेस शेयर है दैट इज़ शियर फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू मास। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको कन्वर्ट किया है AH में, AH इनटू मास। नाउ AH क्या है? AH है डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट। AH जो है वो सिंपली वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को इन्हेंस किया है अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर से, जिससे हम एक परफेक्ट बेस शेयर की वैल्यू ऑब्टेन करें। अब AH की जो रिकमेंडेशन है वो कोड ने 6.4 के क्लोज में मेंशन की हुई है, जहाँ पे AH कैसे निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। AH निकालने के लिए सिंपली हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट Z वैल्यू की, सेकंड SA/G की वैल्यू की, थर्ड R वैल्यू की और फोर्थ I वैल्यू की। अब ये Z क्या होता है? आई होप यू ऑल गाइज आर अवेयर अबाउट Z। Z इज ए सिस्मिक जोन फैक्टर। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को चार अलग अलग सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, सिस्मिक जोन 2 से लेके सिस्मिक जोन 5 तक। सिस्मिक जोन 2 यह वो जोन्स होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है या फिर उसके थ्रू होने वाले डैमेज की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। वहीं सिस्मिक जोन 5 यह वो जोन्स है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर अर्थक्वेक आने के बाद डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सिस्मिक जोन्स अलग अलग रीजन में इंडिया में लोकेट है। तो इसी तरह इंडिया को चार अलग अलग सिस्मिक जोन में डिवाइड किया हुआ है। जेड की जो वैल्यू है वो सिस्मिक जोन 2 में सबसे कम होती है, दैट इज़ 0.1, और सिस्मिक जोन 5 में सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 0.36। अब वापस से AH के फॉर्मूले में आते हैं। तो AH का जो फॉर्मूला है उसमें Z/2 किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डिवाइडिंग द Z बाय अ वैल्यू दैट इज़ 2। तो Z को 2 से क्यों डिवाइड किया गया? तो इसका हमें आंसर डिज़ाइन की जो बुक है SK दुग्गल सर की स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की, उसमें हमें उसका आंसर मिलता है कि जब Z जो फैक्टर है उसको 2 से इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हम मैक्सिमम कंसिडर अर्थक्वेक को डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक में कन्वर्ट कर सकें। मैक्सिमम कंसिडर अर्थक्वेक MCE को जो DB में कन्वर्ट करने के लिए हमें Z को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड why Z divided by 2. Now the next terms that is SA/G. SA/G को समझने से पहले नेक्स्ट जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ने I की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया ताकि स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखा जाए उसके बेस शेयर कैलकुलेशन करते वक्त। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लो इम्पोर्टेंस के होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाई इम्पोर्टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर्स हो गए, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हो गए, रेलवे कनेक्टिविटी वाले स्ट्रक्चर्स हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर्स हाई इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। वहीं जो नॉर्मल कैटेगरी में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गए या कुछ अदर्स बिल्डिंग्स जिनका मास गैदरिंग से कोई रिलेशन नहीं है या फिर जो एक सोशल कम्युनिकेशन या सोशल अफेयर के लिए उस
स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को लो कैटेगरी में इंक्लूड किया हुआ है। नाउ इम्पोर्टेंस फैक्टर की वैल्यू इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। जो सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रक्चर्स, क्रिटिकल लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंस फैक्टर की वैल्यू है वो 1.5 आती है, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उनके लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर की वैल्यू 1 आती है। और इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी लाइज करती है, दैट इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर्स या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग विच इंक्लूड्स द ऑक्यूपेंसी ऑफ मोर देन 200 पीपल। उस टाइप की जो कैटेगरी है उसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्टर आता है वो है 1.2। तो आई होप आपको इम्पोर्टेंस फैक्टर की वैल्यू समझ आई होगी, क्यों कोड ने उसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, दैट इज़ आर। अब AH में जो R है वो है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग सब फैक्टर। नाउ अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बेस शियर को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? तो सिंपली हम जो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ना कि अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर्स को सम परमिशिबल लिमिट तक डैमेज होने का अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए हम बेस शियर को सम अमाउंट में रिड्यूस कर रहे हैं, और वही अमाउंट को डिफाइन करती जो वैल्यू है वो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू बहुत से पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जैसे कि डक्टिलिटी हो गया, ओवर स्ट्रेंथ हो गया, या और भी कुछ अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है। बट रिस्पॉन्स रिडक्शन जो IS 1893 2016 में जो टेबल दिया हुआ है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का, वो सिंपली अब RCC स्ट्रक्चर्स के लिए 2 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या होती है? तो कभी भी जब भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको एज पर IS 13920 2016 के अकॉर्डिंगली डिटेल कर रहे हैं, यानी डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हैं, तो वो उस टाइप की जो फ्रेम होती है वो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होती है, और उस टाइम पे जो R की वैल्यू होगी वो 5 होगी। वहीं अगर हम IS 13920 2016 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओनली IS 456 के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर होंगे वो ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कहलाएंगे, जिनकी वैल्यू जिसमें R की वैल्यू होगी 3। नाउ लेट्स मूव टू द SA/G। SA/G क्या है? ये होता है एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ग्राउंड एक्सेलरेशन, वो SA/G की वैल्यू है। SA/G ग्राउंड की जो कंडीशंस अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पे डिपेंड करता है और टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। तो SA/G की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्पेक्ट्रम ग्राफ इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपको IS कोड में देखने को मिलेगा अलग अलग सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंगली। इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के लिए जो ग्राफ 1 है उसको फॉलो किया जाता है, और उसमें अलग अलग सॉइल कंडीशन की टाइप के अकॉर्डिंगली एक ग्राफ है। ये स्पेक्ट्रम सिंपली एक प्लॉट है नेचुरल टाइम पीरियड वर्सेस SA/G का। अब इस ग्राफ को समझने से पहले नेचुरल टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। नाउ इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूलास दिए हुए वो क्लोज नंबर 7.6 में मेंशन किए हुए, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उनके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 0.09h/√d। एक सिंपल सी बिल्डिंग्स के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर बिल्डिंग्स में शियर वॉल्स आती है तो उस कंडीशन में अलग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगर बेयर MRF बिल्डिंग्स है तो उस कंडीशन में अलग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें उस स्ट्रक्चर की एक टाइम पीरियड मिलेगी और टाइप ऑफ सॉइल हमें जियो टेक्निकल रिपोर्ट में से मिल जाएगी। तो इन दोनों के बेसिस पे हमें एक SA/G की वैल्यू मिल जाएगी इस ग्राफ पर से, जो स्पेक्ट्रम का ग्राफ है उस पर से। SA/G की वैल्यू मिल गई जो कि एक्सेलरेशन था। नाउ अब आपको पता चला होगा कि सिंपली AH कुछ नहीं है, वो एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है, बट उसको Z/2 और I/R से इन्हेंस किया गया है, यानी उसे एक मॉडिफाइड किया गया है एक्सेलरेशन को, ताकि जोन के अकॉर्डिंगली और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उस बेस शियर को मॉडिफाई किया जाए। तो इसलिए AH जो है वो वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही है, और उसको जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बेस शियर मिलता है। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बेस शियर किस तरह कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड में।
अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और आने वाली वीडियो आप तक जल्द तक पहुंच जाए। तो मैं संजय सिंह मिलता हूं आपको एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।